नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे संजय राउत की गिरफ्तारी पर। जिस तरह से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क में सियासत गर्मा गई है, बयानबाजियों का दौर दौरा है, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हम खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हां, संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र और मुल्क की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां सेंटर पर एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगातार लगा ही रही हैं। पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाने की बात कही गई है। पत्राचाल अराजी घोटाला मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार किया। ख्याल रहे कि 1034 करोड़ से ज्यादा के पत्राचाल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। इससे पहले संजय राउत से ईडी ने 10 घंटों की पूछताछ की थी। संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का भी इल्जाम है। इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। ऑटोनॉमस एजेंसी है, उन्होंने कुछ चार्जेस लगाकर उनको ऊपर ये किए हैं। उन्होंने बार बार ईडी को इससे पहले भी मिलके उनकी बात साफ साफ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नए कारण निकालकर या कुछ जिनमें तथ्य हो ना हो ये तो अब पता चलेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन संजय राउत बहुत वोकल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनकी भावना, उनकी भूमिका जो रही है, उनका रोल जो रहा है वो कहते रहे। लेकिन इसके बावजूद ये एक मैं समझता हूं कि इन सेंट्रल एजेंसीज को इस तरह से कोर्सिव एक्शन, इस तरह से ये करना ये ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में जो एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसको कहते हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको दबाने की कोशिश है। अब संजय राउत को जिस तरह से उन्होंने हिरासत में लिया है उसके ऊपर वहां पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उनकी बात बहुत उन्होंने साफ रखी है और मैं समझता हूं कि उनको रिहा बहुत जल्दी किया जाएगा। देखिए, ये ईडी को इन्होंने एक विपक्ष को परेशान करने का हथियार बना रखा है और पूरे देश में जहां जहां इनको सरकारों को गिराना है, जहां भी सरकारों को अस्थिर करना है, वहां ईडी के माध्यम से और अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। महाराष्ट्र का पूरा खेल आप लोगों ने देखा कि ईडी के माध्यम से ही किया गया। ईडी ने धमकाया, ईडी ने गिरफ्तारी की धमकी दी, दबाव बनाया, विधायक टूटे और सरकार गिर गई। संजय राउत क्योंकि शिवसेना की तरफ से लगातार बोल रहे थे तो वो भी उनकी टारगेट पे थे। अब बताइए, जिस आदमी की लगभग 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, उसके घर से 11.5 लाख रुपए का कैश तो बचत का भी हो सकता है। मतलब इसको इतना बड़ा तूल देने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि संजय राउत के खिलाफ जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे नेताओं के खिलाफ ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भावना के कारण है। हम दिल्ली में भी इस चीज को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सोचिए कि सत्येंद्र जैन को 2 महीने से ईडी ने जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया पे जांच की कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर तानाशाही पे उतारू है। उसके लिए स्पष्टीकरण तो खुद संजय राउत जी दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ईडी और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए कहीं तो पाबंदी होनी चाहिए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में जो खेल खेला जा रहा है वो सब पूरा दुनिया देख रही है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रोक लगाने की जरूरत है। और हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान, उनसे चलिए आपका तारुफ करवा देते हैं। आसिफ भामला जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। आसिफ जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। इंतखाब फारूकी साहब शिवसेना लीडर हैं, इनसे लगातार हम बात पहले भी करते रहे हैं। और रत्नाकर सिंह स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले इंतखाब फारूकी साहब, आपसे ही हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ रिएक्शन जो है वो शिवसेना की तरफ से एज अ लीडर आप देंगे?
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल संजय राउत साहब को ईडी के द्वारा उन पे कार्रवाई की गई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब उनको नोटिसेस मिली, वो बिल्कुल अपने समय पर जाकर उन्होंने वहां पर अपना अटेंड किया, उनकी जो भी सवालात थे उनका उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने, क्योंकि वो पार्टी के काला कमान के नेता है शिवसेना में, और इस समय में शिवसेना को उनकी जरूरत है, वो एक मुखिया तौर पर उद्धव साहब के साथ में है इस पार्टी में, शिवसेना में, और सांसद भी है। तो उनको इस समय में जो उनकी जरूरत है कि पार्टी को किस तरीके से वापस मजबूत करना है, जिस तरीके से शिवसेना को वापस आगे लाना है, इसके लिए उन्होंने ईडी से 7 अगस्त का समय मांगा था कि हम आएंगे वापस और 7 तारीख को जो भी आपके सवाल रहेंगे हम उसका जवाब देंगे और बिल्कुल हम अटेंड करेंगे जब भी आप, लेकिन हमें 7 तारीख तक का हमें वक्त दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अब उसके दौरान भी अभी कल उनको जाकर जो उन पर कार्रवाई की गई, ठीक है, वो उनका एक पार्ट ऑफ प्रोसेस भी हो सकता है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो भी निर्णय निकल कर आता है, उनका जो फैसला होगा वो हम सबको देखना है, और हमें कानून पे पूरा भरोसा, और हमें ये है कि संजय राउत साहब बिल्कुल क्लीन चिट होकर वापस आ जाए। चलिए, ये तो रही शिवसेना की बात। आसिफ भामला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम आसिफ जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उनसे अभी कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है, इशू बना रही है कि जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से लगातार किया जाता रहा है। अब इस मामले पर संजय राउत लगातार कहते रहे हैं कि जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब खुद उनको ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आप कहना चाहेंगे सर? जी देखिए हिना जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह साफ तौर से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जब हम लोग बात करते हैं कि आपने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी क्यों लगाया, जब हम बात करते हैं कि आप सीमा सुरक्षा से समझौता क्यों कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं बेरोजगारी दर इतनी बढ़ क्यों गई, तो यह सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए उन पे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। आप देख रही हैं किस प्रकार। मेरा यह कहना है कि आप एक राष्ट्रीय, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा, जिनके ऊपर ईडी की नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच की गई थी 2016 में, वो केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो राजनीतिक विद्वेष की भावना से फिर से उस केस को खोलकर और जो है एक उनसे घंटों पूछताछ किया जा रहा है, कई दिन तक पूछताछ किया जा रहा है। इसे एक भारतीय जनता पार्टी एक विरोधियों का परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है कि विरोधी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आप अगर विरोधी पार्टियों के नेताओं का जब ईडी की जांच करते हैं तो आप सत्ता पक्ष के लोगों की ईडी की जांच क्यों नहीं करवाते? आप क्यों नहीं भावना गौली की ईडी की जांच क्यों नहीं गिरफ्तारी करते हैं? भावना गौली को भी दो ईडी की समन पहुंच चुकी है, और जब उनको 2 ईडी की समन पहुंच चुकी है और उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, पूछताछ के लिए नहीं बुलाते हैं, लेकिन 2 ईडी के समन के बाद जबकि संजय राउत ने लिखित रूप से दिया है कि मैं 7 तारीख के बाद में पेश होऊंगा, चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव और मानसून सत्र जारी है इसलिए मैं 7 तारीख के बाद आऊंगा। लेकिन देखिए किस प्रकार की दुर्भावना मोदी सरकार पाल रखी है, भारतीय जनता पार्टी पाल रखी है कि वह जो है समय नहीं देना चाहती है और वह उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके पूछताछ करती है और लोगों, और देखिए ये चीज क्या है ना, एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम कर रही है कि विरोधी पार्टियां जो भ्रष्ट हैं। लेकिन देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए उन्होंने सदन से मांग किया है कि उस पर चर्चा किया जाए। देखिए आज जो है ईडी एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन के रह चुकी है, वह सिर्फ बीजेपी अपने एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करना चाह रही है। जी बिल्कुल रत्नाकर जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे और ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है जो कि चलती रहेगी। इस पर भी आपसे हम जरूर रिएक्शन लेंगे, इंतखाब जी से भी लेंगे। आसिफ भामला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं, सरकारी मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन को डराने के लिए,
क्या कुछ कहेंगे अब संजय राउत के मामले पर? आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ जी से, और स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, क्योंकि उनका भी यहाँ पर रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमामतर जो पार्टियां हैं, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो लगातार उनके यही बयान सामने आ रहे हैं कि इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। उनसे हम जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इंतखाब फारूकी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इससे पहले जब सरकार महाराष्ट्र में हमने देखा था, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक लगातार ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से, कोशिश यही है बीजेपी की कि जो अपोजिशन है उसकी आवाज को दबाया जाए। इससे पहले आपने खुद ही देखा कि किस तरह से नवाब मलिक को भी इसी तरह से उनके साथ पूछताछ की गई, और कई ऐसे नाम शामिल हैं। तो शिवसेना की तरफ से क्यों नहीं एक सख्त मौकफ इख्तियार किया जाता? हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने आज जो पार्लियामेंट में है उसमें एक सख्त रुख इख्तियार जरूर किया है। जी बिल्कुल, देखिए आज उद्धव साहब ने आज मातोश्री पर 1 बजे बैठक बुलाई है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल जो उठता है मन में वो ये है कि इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र पर ही क्यों हो रही है? क्या भ्रष्ट लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ही है? एक हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये और भी देश में कई बड़े स्टेट्स है और कई लोग हैं, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि शिवसेना के जो नेता है और महाराष्ट्र की जो सरकार थी, महाविकास आघाड़ी सरकार, उन पर ज्यादा इस तरीके का जो ये शिकंजा एक है, इस तरीके का ये एक शिकंजा जो रहा है हमेशा, वो ज्यादा देखने को मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इसी तरीके के अगर बातें, तो वो आपके भी कुछ नेताओं पर क्यों नहीं इस तरीके के ईडी की नोटिस उनको क्यों नहीं मिलती है, या वो क्यों नहीं उन पर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है? सिर्फ खाली महाविकास आघाड़ी सरकार जो थी उनके नेताओं पर, शिवसेना के नेताओं पर, तो ये एक सवाल बड़ा मन में आता है कि इस तरीके की कार्रवाई क्यों खाली हमारे नेताओं पर हो रही है, ये बात है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये तो एक सिर्फ पूछताछ का अमल है, कानूनी अमल है, तमाम चीजें जो हैं वो उसूल और ज़वाबित का ध्यान रखकर की जा रही हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम कानून पे पूरा भरोसा है सबको। जब भी सीबीआई या ईडी की कुछ कार्रवाई होती है उस पर बिल्कुल सबको सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं उनको ये करते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है, इसके साथ साथ जब एक बात होती है कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर जो महंगाई की बात है इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? डीजल, पेट्रोल, आज यहाँ तक कि दही तक पर भी जीएसटी की बात आ गई है। तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है। तो हम सिर्फ ये ध्यान जो हटाने की बातें, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के गवर्नर जो है हमारे, उन्होंने इतने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में अचानक से उस चीज को ऐसा लगता है जैसे कि हटाने के लिए ऐसी इन चीजों को आगे लाकर रख दिया जाता है। तो ये सारी बातें सामने आती है और ये सोचने की बात है कि महंगाइयों पर, इन चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात भी हम सुनेंगे। आसिफ जी से हम फौरी तौर पर जानना चाहेंगे। आसिफ जी, लगातार हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये इल्जाम लग रहा है, संजय राउत के मामले में भी अब कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी, सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फौरी तौर पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। जी, ये आप जानते होंगे कि ये विषय जो है आज का नहीं है, ये लगभग डेढ़ साल के ऊपर जो है उजागर हुआ है। आप जानते, पत्रा चाल जिसमें कई सारे लोग बेघर हो गए, कई बिल्डर डूब गए, और 47 एकड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसमें जो घोटाला हुआ, उसके बाद वसई नायगांव यूनिटेक्स बिल्डर का घोटाला हुआ जो 2000 करोड़ का था, अलीबाग की जमीन। तो ये यदि सब हो रहे हैं तो क्या उन्हें ऐसे बर्दाश्त किया जाए और इसका इंतजार करे? आज मुझे बताइए कि करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है और दुनिया के सामने उजागर हो रहा है, तो उस पर अगर ईडी ने कार्रवाई की तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये
अमूमन एक प्रणाली है जिस तौर से गुजरना पड़ता है। 2.5 साल आपने, जब आपकी सत्ता थी, आपने कईयों को सलाखों के पीछे डाला। कई आज नवनीत राणा जैसी खासदार थी, आज आप अपनी वालिदैन से लिपट कर रो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो जब नवनीत राणा के 2 बच्चे थे, आपने उनसे जी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी तो फौरी तौर पर रत्नाकर सिंह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी हम जवाब लेंगे। स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से रत्नाकर जी, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिना जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मेरा कुछ प्रश्न है, जो अगर जवाब दे देंगे तो जनता यह समझ जाएगी कि कितने पक्षपातपूर्ण यह जो कार्रवाई की जा रही है। मेरा पूछना यह है कि आप जो है भावना गौली के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, जबकि 2 नोटिस ऑलरेडी उनके ऊपर आ चुके हैं। आप आईएनएस विक्रांता को जो है संग्रहालय में बदलने के लिए यही आपके नेता किरीट सोमैया चंदा इकट्ठा किए थे। लाखों रुपया चंदा इकट्ठा करने के बाद उस पैसे का क्या हुआ, उसकी जांच आप कब करवाएंगे? आप जो है इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला DHFL घोटाला हुआ है, जो 34,615 करोड़ का घोटाला है। उस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के चंदे के रूप में 27.5 करोड़ रुपया गया है, उसका आप जांच कब करेंगे? मेरा यह कहना है कि आप पीएम केयर फंड का जांच कब करेंगे? आप 16,000 गुना जैसा की संपत्ति भाजपा कार्यकाल के दौरान बढ़ जाती है, उसकी जांच रत्नाकर जी, इसका मतलब है अपोजिशन का साफ तौर पर यह कहना है कि खास तौर पर उनकी आवाज को दबाने के लिए निशाना बनाया जाता है। देखिए हिना जी, आज क्या परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यह भारतीय जनता पार्टी जो है विरोधियों की आवाज दबाने की हर कोशिश कर रही है। वो सड़क पे भी कोशिश कर रही है, वो सदन में भी कोशिश कर रही है। सड़क पे जब हम सत्याग्रह करने के लिए राजघाट में गांधी जी की प्रतिमा के बगल में जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे, तो यह सरकार जो है धारा 144 लगाकर वहां पे हमें सत्याग्रह नहीं करने देती है और हमारे नेताओं को बस में ठूस कर जेल में डाल दिया जाता है। सड़क पे हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम सदन में जब मांग करते हैं कि आप आइए, महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पे चर्चा करिए और सीमा सुरक्षा पे चर्चा करिए, जीएसटी जो आपने क्यों लगाया, लोगों का जीना दुर्भर हो गया, उस पर चर्चा करिए, तो यह सरकार जो है 27 सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 27 सांसदों को 2 दिन के अंदर निष्कासित कर देती है। मेरा पूछना यह है कि आप जब हमारी इस मांग पे निष्कासन कर देते हैं तो आप स्मृति ईरानी को सवाल करेंगे? पहले नेशनल हेराल्ड का तो जबकि वह आसिफ जी आपके पास आएंगे, प्रलाप करती है सदन में जाकर के, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल रत्नाकर जी, अब जरा उनके जवाब भी हम सुन लेते हैं। आसिफ जी, सवाल ये है, मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है जिन पर लगातार बात की जा रही है, खास तौर पर अपोजिशन को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यही बात इंतखाब फारूकी साहब की तरफ से भी की गई, जो कि शिवसेना लीडर हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी ये बात की जा रही है। इसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं सर। नहीं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2.5 साल शिवसेना की सरकार यहाँ थी महाराष्ट्र में, इन्होंने किस नेता के, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को बख्शा? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पे कार्रवाई के लिए उनके बंगले पर लोग गए। आपके जो है तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और जो भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, अगर आपने 2-3 दिन पहले वो वीडियो जो निकला था संजय राउत का, आपने प्रवीण दरेकर जी के ऊपर कार्रवाई की, प्रसाद लाड पर कार्रवाई की। आपने क्या इंसानियत दिखाई जब आप 2.5 साल सत्ता और सरकार में थे? आप किसकी बात कर रहे हैं? और कार्रवाई की अगर आप बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, कई सारे केसेस उजागर हो रहे, तो ये जो केसेस जो पब्लिक डोमेन में है, क्या इनके ऊपर हमने न्याय नहीं देना चाहिए? आप शेल कंपनीज के माध्यम से करोड़ों रुपए का हेर फेर कर रहे हो। आज मुझे आप बताइए, ये लोग ईडी पर उंगली उठा रहे, एक संवैधानिक एजेंसी है, क्या वो किसी को किसी बिना किसी कारण के, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि सुनिए मुझे हिना आप बोलने दीजिए, क्योंकि मैं लेट आया हूं। आप किसी भी कारण से किसी को भी उठा सकते हैं क्या? ये मामला क्या कोर्ट में क्या ठहर पाएगा? क्या आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रह गया? ठीक है, फारूकी जी इस बात का जवाब चाहेंगे। इंतखाब जी आप बोलिए। कोर्ट में जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो भी हो रही है, अभी जिस तरीके से मैंने आपको अभी भी बताया कि जो गवर्नर की बातें थी
उसको हटा देना, महंगाई की बातें हैं, महंगाई की बातों को हटा देना, कुछ नई चीजों को सामने ले आना, इस तरीके से, ताकि लोग जो मेन मसले है इस कोरोना के बाद में, आज लोग जो परेशान है खर्चे से, महंगाई से, लोगों के आज जो दुश्वारी चल रही है, नौकरी नहीं है लोगों के पास में, उन चीजों को हटाकर इन चीजों पर ध्यान लगाकर ये सब करना, सिर्फ ये किया जा रहा है। लेकिन सही चीजों पर काम नहीं किया जा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए, या जो कोरोना के बाद में लोगों के पास में जो पैसों की परेशानी है उस पर कम की, इन चीजों से हटाकर इन कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इनको ध्यान देने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है, और जो लोग आज मजबूर है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, आपसे हम जरूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शिवसेना की तरफ से आप हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अब उनको मिलकर इन तमाम तर जो इल्जामात अपोजिशन की तरफ से लगाए जाते रहे हैं उसके लिए एक साथ अब एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा? जी बिल्कुल, अपनी एक शक्ति, अपनी एक ताकत, क्योंकि अगर हम नहीं कहते कि कानून गलत है, कानून की बिल्कुल जो अगर गलत है उस पर कानून, आप कानून की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जिस तरीके से सारे कामों को, अभी आज जैसा मैंने आपको बताया कि महंगाई से लोग परेशान है, इन कामों को आगे लाकर और इन चीजों पर जो लोग परेशान है, देश को आगे, आज देश कहां से कहां जा रहा है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए सारी हमारी जो पार्टीज है, जितनी भी है, इन सबको आगे आकर साथ में मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा होना पड़ेगा, और हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा और अपनी बातों को आगे रखना पड़ेगा। रत्नाकर सिंह जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, लगातार ये बात होती रही है कि हर स्टेट में इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं, लगातार ये इल्जाम लगता रहा है, क्या अब आपको नहीं लगता है कि एक वक्त आ गया है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां अपनी तमाम जो सियासी उनके मकासद हैं उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें? सिर्फ हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी भी तो एकजुटता दिखाइए, आपकी जो एकता है वो कहां है? देखिए हिना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सारे विपक्षी दलों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार यह भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विरोधियों को, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के ही, सारे विरोधियों के ऊपर जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक साथ आने की जरूरत है, जिससे कि यह सरकार पे दबाव बनाया जा सके और इस दुरुपयोग को रोका जा सके। मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल केंद्रीय एजेंसियों का सदुपयोग करिए। आप अगर कहीं पे कोई अफसर है, कोई मंत्री है, अगर वह घोटाला करता है, अगर वह कहीं पे दबन दिखता है तो उस पर निश्चित कार्रवाई करिए, और अगर वह दोषी पाया जाता है उसको सजा दीजिए। लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से अगर आप कार्रवाई करेंगे तो यह चीज गलत है। ये जनता भी देख रही है कि आज किस प्रकार जो है आप संजय राउत को, जो कि, और देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, मैं अभी भाई को ये नहीं बोलूंगा, ये जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग इस केस को, पात्राचाल का जो गबन हुआ है उस केस को इस प्रकार ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय राउत जो है अपराधी हैं, उन्होंने गबन किया है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, कोई अभी मतलब कि उसको कोर्ट में सुनवाई होना है, इनको अपना पक्ष रखना है कि भाई उसमें ये थे कि नहीं थे। ये तो बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि उसको किसी को फ्लड देना है, नहीं देना है, क्या करना है। चलिए ठीक है, इस मामले पर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ हम जो पॉलिटिकल, जिस तरह से बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल बयानात है, उस पर बात कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट को ही देख लीजिए, जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है हंगामे की नजर हो जाती है। अवाम के, लोगों के, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, जिन्होंने चुनकर भेजा है, वो अपनी परेशानियां इस वक्त बहुत सारी चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हल नहीं हो पाती हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? रत्नाकर जी, पहले आपसे ही पूछेंगे। इनके ही नेता सुषमा स्वराज जब संसद नहीं चल रहा था, जब ये हंगामा करते थे, और आपको पता होगा कि जैसे कि यूपीए के टाइम में इन्होंने तकरीबन 64% समय जो है लोकसभा का और 61% समय जो है राज्यसभा का इन्होंने बर्बाद कर दिया था। और जब हम प्रश्न करते थे कि आप क्यों नहीं संसद चलना चाह रहे थे, तो ये कहते थे कि संसद को नहीं चलने देना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो हम कर रहे हैं। तो आज ये जब हम संसद में कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं कि आप महंगाई पे चर्चा करिए, आप बेरोजगारी पे चर्चा करिए, आप जीएसटी लोगों पे लगा रहे हैं,
और टैक्स वसूलने का काम करे, उस पर चर्चा करिए। तो ये लोग चर्चा करने से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये चर्चा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आसिफ साहब फौरी तौर पर जवाब चाहेंगे। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चाहते हैं, इसीलिए वहां शोर शराबा होता है, अवाम के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, ये कहना है अपोजिशन का। शोर शराबा तो विपक्ष ही कर रहे हैं। और जहां तक के ये जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, विपक्ष कहां अलग है? विपक्ष तो सारा एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मुझे बताइए कि जैसे कि अगर संजय, मैं मानता हूं कि अभी तक वो दोषी ठहराए नहीं गए, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देगा। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा एकनाथ शिंदे जी ने कि कर नहीं तो डर नहीं, तो उन्हें क्यों डरने की जरूरत है? यदि वो आज अपना पक्ष रख पाएंगे और अगर वो दलील सही है तो उन्हें आज तुरंत बेल दी जाएगी, बाइज्जत जो है बरी किया जाए। जी, इंतखाब फारूकी साहब आपसे जानना चाहेंगे, संजय राउत जी पर अभी जो भी है मामला जो है वो चल ही रहा है, आगे भी ये मामला जो है इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सियासत किस तरह से हमारी नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हर बात पर ये बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं, हर बात पर ये जो है बाला साहब ठाकरे का नाम आगे करते हैं। अरे बाला साहब ठाकरे की तो विचारधारा छोड़े, आपको एक सदी बीत गई है। चलिए ठीक है आसिफ जी, इस पर भी हम बात करेंगे। इंतखाब जी आपसे जवाब चाहेंगे फौरी तौर पर। देखिए, शिवसेना की स्थापना जो है वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किया है, तो बिल्कुल बाला साहब ठाकरे का ही जो शिवसैनिक है वो उन्हीं का नाम लेकर आगे चल रहे हैं और उन्हीं का नाम लेकर आगे चलेंगे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो भी काम है, शिवसेना ने हमेशा लोगों की सेवा का काम किया है, कभी किसी पे उंगली नहीं उठाया, ना कभी किसी को तकलीफ दी है, ठीक है। हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि शिवसेना ने सिर्फ गरीबों के कामों पे ध्यान दिया है, परेशान किया आपने, क्या है। चलिए, तीनों मेहमानों का हम यहाँ पर उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रत्नाकर सिंह जी, इंतखाब फारूकी जी और आसिफ जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।